एक चिंगारी पूरे पीजी को राख कर सकती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि किसी न किसी पार्टी का कोई न कोई पॉलिटिशियन इन सब में मिला ही होता है। दरअसल ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत से करप्शन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिना पैसे खिलाए कोई काम होना नियर टू इम्पॉसिबल है। आपको बुक्स भी हमसे ही लेनी है, वो भी प्राइवेट पब्लिशर्स की। हर कुछ सालों में स्कूल ड्रेस बदल दी जाती है। इमेजिन कीजिए आप एक बेसमेंट में फंसे हैं और वहाँ पानी भर चुका है। पानी बढ़ते बढ़ते 6 फीट पार हो चुका है और अब आप डूबने वाले हैं। सुनने में डरावना है, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ जो एक बेसमेंट में फंसे हुए थे, जहां एक इनलीगल लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। लेकिन क्या इंडिया में ये एक इकलौता केस है? इसी तरह कुछ साल पहले तमिलनाडु के एक गवर्नमेंट स्कूल में 3 लड़कियों की लाश मिली थी एक कुएं से। कहा जा रहा था कि एक सुसाइड है, लेकिन एलिजेडली इनका मर्डर हुआ था, क्योंकि ये स्कूल में चल रही करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जान गई थी और ऊपर कंप्लेन कर रही थी। लेकिन क्या आपने कोई बड़ा प्रोटेस्ट इन सब चीजों के लिए देखा? सबको पता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से करप्ट है, हर जगह धांधली हो रही है। लेकिन ना तो ये इलेक्शन का कभी मुद्दा रहा है, ना ही रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों? आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली इंडिया के करप्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्यों और कैसे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हर एक स्टेप पर करप्शन है, कोई रेगुलेशन नहीं है, और कैसे हम सब एक एक सिटीजन इसके लिए जिम्मेदार है। और सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक से थोड़ा भी फर्क पड़ता है तो इस वीडियो के लास्ट पार्ट को मिस मत करिएगा। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत से करप्शन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ब्लैक मनी का नाम और निशान नहीं बचेगा। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन क्या ऐसा हुआ? जी हाँ, हुआ। सिर्फ उन्हीं जगहों पर जहाँ किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की इन पर्सन इन्वॉल्वमेंट कम हो गई हो या फिर खत्म हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप अगर बिना हेलमेट के पकड़े जाते तो आप चाय पानी पिलाकर छूट सकते थे, लेकिन अब ऐसा कम होता है। आजकल कैमराज आपके चालान की होम डिलीवरी कर देती है। पहले तो आधार, पैन, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी पैसे खिलाने पड़ते थे, लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। पहले पीएम गरीब कल्याण योजना वगैरह के पैसे गरीबों तक पहुंचते ही नहीं थे, लेकिन अब वो पैसे गरीबों के जन धन अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी 80% जगहों पर आज भी करप्शन वैसा का वैसा ही है। एक सिंपल सी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए भी रिश्वत मांगी जाती है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, FIR करानी हो, बिजनेस शुरू करना हो या बिजली का कनेक्शन लेना हो, बिना पैसे खिलाए कोई काम होना नियर टू इम्पॉसिबल है। बट एक बात सोचने वाली है, आखिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किस चीज की कमी है कि वो इतने ज्यादा करप्ट हो चुके हैं? बल्कि रिश्वत लेना और देना हमारे कल्चर में जुड़ चुका है। इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर एवरीवन। और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल सिटीजन को भी मौका मिलता है ना तो वो फायदा उठाने से पीछे नहीं हटता है। तो सवाल ये है कि आखिर इंडियंस के खून में भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा मात्रा में कैसे घुल गया? इट्स स्टोरी डेट्स बैक टू द इंडिपेंडेंस एरा। देश के आजाद होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि देश में सोशलिस्ट स्ट्रक्चर को अपनाया जाएगा, और इसी के कारण कुछ चीजें हुई। पहली तो ये कि एक सिविल सर्वेंट को उनके पोस्ट से हटाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि आर्टिकल 311 उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि उन्हें कोई भी बिना एक कंप्लीट प्रोसीजर के हटा नहीं सकता है। और साथ ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी हटाना बहुत मुश्किल था। गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, लेकिन ये उल्टा पड़ रहा था। इसके कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कामचोर और आलसी हो रहे थे। अगर कोई इनके खिलाफ कंप्लेन भी करता तो इन्हें पता था कि कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडियन जुडिशरी इतनी स्लो थी कि सालों साल तक तो केस ही चलते रहते। और क्योंकि इस रूल के अंदर पॉलिटिशियंस भी आते हैं, तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों ही मारेंगे। धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती गई, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बढ़े ही नहीं। इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो चाइना में लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 7.7 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जबकि इंडिया में है 3.3 मिलियन। किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम के लिए महीनों लगते थे, और तब इन्हें मौका मिलता था पैसे कमाने का। जो पैसे देंगे उनका काम होगा, और जो नहीं देंगे उनका काम कभी होगा ही नहीं। लेकिन करप्शन तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। एजुकेशन और करप्शन का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। आज हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, और निस्संदेह इंडिया बहुत से सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट क्या एजुकेशन के मामले में हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर बजट के टर्म्स पर देखें तो आज इंडिया अपने बजट का सिर्फ 2.5% स्पेंड करती है एजुकेशन पर। दैट इज अराउंड $15 बिलियन। और जिस चाइना से हम आगे निकलने की बात करते हैं, वो अपने बजट का 10% स्पेंड करती है एजुकेशन पर।
जो है अराउंड $400 बिलियन। अच्छी बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम स्पेंड करेंगे 6% अपने एजुकेशन पर, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल के बजट में इसके इंटेंशंस नहीं दिखे हैं। और यही कारण है कि एक एवरेज चाइनीज फैमिली अपनी इनकम का 8 to 9% स्पेंड करती है एजुकेशन पर। इन कंपैरिजन एक इंडियन फैमिली अपने इनकम का 25 से 30% सिर्फ अपने बच्चों के एजुकेशन पर स्पेंड करती है। बट ऐसा है क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल के हालात तो आपको पता ही है। इंडियन एजुकेशन का सारा भाग प्राइवेट स्कूल पर है और ये काम वेलफेयर के लिए नहीं करते हैं, दे वर्क फॉर प्रॉफिट्स। एक बाप अपना पेट काट कर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालता है कि उसकी एजुकेशन वहाँ अच्छे से हो, लेकिन फिर ये स्कूल वाले क्या कहते हैं, आपको बुक्स भी हमसे ही लेनी है, वो भी प्राइवेट पब्लिशर्स की, जो कुल मिला के आती है 3-4 हज़ार रुपए की। 6-7 क्लास तक तो NCERT का नामो निशान नहीं होता है। हर साल अलग से एनुअल चार्ज के नाम पर 8-10 हज़ार रुपए लिए जाते हैं। बिजली, पानी, गार्डन, स्मार्ट बोर्ड, प्लेग्राउंड, प्रोग्राम्स, बस, ड्राइवर, केयर टेकर, हर चीज के लिए अलग से चार्ज कर लिया जाता है। और फिर जब पेरेंट्स अच्छी पढ़ाई नहीं होने की कंप्लेंट्स करते हैं तो वो टीचर कहती है कि आप इसे मेरी ट्यूशन में भेज दीजिए, इसके सिलेबस को मैं वहाँ कंप्लीट करा दूंगी। मुझे याद है मैंने 6 के पहले कोई ट्यूशन नहीं ली थी, लेकिन आज तो KG के बच्चों को भी ट्यूशन भेजा जा रहा है। आपने ट्यूशन कब स्टार्ट करी थी कमेंट्स में बताइएगा। हर कुछ सालों में स्कूल ड्रेस बदल दी जाती है और वो स्कूल ड्रेस मिलती है सिर्फ उन कुछ चुनिंदा दुकानों में जिससे स्कूल का मामला सेट होता है। ड्रेसेस ऐसे बनाए जाते हैं कि कोई उन्हें कॉपी भी नहीं कर सकता है और उनकी प्राइसेस अनाप शनाप होती ही है। इंडियन रेगुलेशन साफ साफ कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज अ नॉर्मल सिटीजन आप क्या करेंगे? किसको कंप्लेन करेंगे? और कंप्लेन कर भी देंगे तो कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारे स्कूल इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी न किसी पॉलिटिशियन से लिंक्ड होते हैं। जी हाँ, एक सर्वे में पता चला था कि यूपी के 30% स्कूल्स डायरेक्टली लिंक्ड है किसी न किसी पॉलिटिशियन से और बाकी स्कूल इनडायरेक्टली। दरअसल ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, क्योंकि इंडियन लॉ ये कहते हैं कि एक स्कूल को कोई फॉर प्रॉफिट प्राइवेट एंटिटी फंड नहीं कर सकती है। स्कूल बनाने के लिए फंड सिर्फ ट्रस्ट से लिया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट के पास इतने सारे पैसे आएंगे कहां से? यही कारण है कि आपने देखा होगा बहुत से स्कूल्स के अपने ट्रस्ट होते हैं। अब अगर इतने बड़े बड़े पहुंच वाले लोग स्कूल के रनिंग में इन्वॉल्व है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी कोई पॉलिसी भी कोई चेंज नहीं ला सकती है, क्योंकि इसके कारण कुछ ना कुछ पॉलिटिशियंस का नुकसान ही होगा। ये सब तो सालों से चलता आ रहा था, लेकिन अब इसमें 4 चांद लगाने एक और माफिया इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है, द कोचिंग माफिया। आप एक बार राजेंद्र नगर जैसे कोचिंग मंडी में जाकर देखिए, एक ही कोचिंग में हजारों बच्चे पढ़ते मिलेंगे। हर कोचिंग अनरियलिस्टिक सपने दिखा रही है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज कर रहे हैं, 2 से 2.5 लाख सिर्फ UPSC के ट्रेनिंग के लिए। पढ़ाएंगे उसको हम जानते नहीं है और हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं। वो बंदा जो खेती करके अपने बच्चे को पढ़ाने दिल्ली ला रहा है। एक्स्ट्रा कोर्सेज के चार्जेस अलग लिए जाते हैं। लाइब्रेरी में बैठने के 1 घंटे के चार्जेस 2500 रुपए। इसका तो ऑफकोर्स लाइब्रेरी की फ़ीस तो बढ़ी गई है। जो भी फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरीज़ हैं, उन्हें अपनी अपनी फ़ीस बढ़ा दी है। हम लोग अब नहीं ज्वाइन कर सकते लाइब्रेरी। पहले हमारा 1000, 1200, 1500 तक था, अब वही 2000, 3000 तक हो गया है। और वहाँ की पब्लिक भी कम नहीं है। छोटे छोटे बाथरूम साइज कमरों को PG कहकर रेंट पे देते हैं, जिसके लिए 10 से 12 हज़ार चार्ज किए जाते हैं। और ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, इसमें खाना, बिजली वगैरह इंक्लूडेड होती भी नहीं है। जिसके पास जा रहे हैं वो उन्होंने सारे रेट डिसाइड कर रखे हैं। कोई भी अगर हम 2 रूम जिससे भी मांग रहे हैं 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। उसके पास अगर हम 50,000 का रूम भी ले लेते हैं तो 50,000 हमें डिपॉजिट देना पड़ता है, यानी कि सिक्योरिटी एडवांस, और 50,000 रेंट। और सर कम से कम हमें 30,000 रुपये उसका 20 दिन का ये ब्रोकरेज लेते हैं। और अब इन्होंने बढ़ा दिया 100%, यानी कि हमें 50,000 इनको ब्रोकरेज देना पड़ता है। अब सर सोचिए मिडिल क्लास वाले लड़के के लिए 50,000 रुपए कितनी बड़ी रकम होगी। मैं 6 फीट से छोटा हूं और 6x8 का ये रूम है, और 6x8 के रूम में जो है रह के जो है बच्चे तैयारी करते हैं। एक PG खोलने के लिए फायर NOC, वाटर टेस्ट मैंडेटरी होती है, नक्शा भी पास होना चाहिए, सेफ्टी के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन 100 में से 99 PG में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। पूरे PG में वुडन बैरिकेडिंग और उन्हीं के ऊपर वायरिंग का जाल बिछा है। एक चिंगारी पूरे PG को राख कर सकती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि ऑफिसर्स और पब्लिक दोनों ही करप्ट है। बड़ा सवाल जो है वो ये है कि मान लीजिए कभी यहाँ पर आग लग जाए, मान लीजिए कभी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मौत निश्चित है, 100% नहीं 200% मौत यहाँ पर निश्चित है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये मौत के घरों में रह रहे हैं। और यहीं पर वो वाली बात आती है, डिमांड और सप्लाई का खेल। क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है तो जैसे तैसे करके सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन इस सब में पिस्ता कौन है?
एक आम नागरिक, क्योंकि उसे बचपन में स्कूल की दानली सहनी होती है और बड़े होकर कोचिंग और कॉलेजेस की, और सरकार इसमें कुछ करती नहीं है क्योंकि किसी न किसी पार्टी का कोई ना कोई पॉलिटिशियन इन सब में मिला ही होता है। ये है कि सारे लोग मिले हुए हैं, फायर डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं, एमसीडी के लोग मिले हुए हैं, यहाँ जो लोकल प्रशासन है वो मिले हुए हैं, पुलिस यहाँ पर मिली हुई है, नहीं तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। और ये सब मिलकर सिर्फ इन छात्रों को चूस रहे हैं, इन छात्रों की जेब काट रहे हैं, इनसे पैसा ले रहे हैं। और ऊपर से कोचिंग पर 18% जीएसटी भी लगती है जो हम जैसे लोग ही देते हैं। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि कोचिंग 16 से कम उम्र वाले बच्चों को एनरोल नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें भी बहुत से लूप होल्स है। सबसे पहली बात तो ये एक लॉ नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है कोचिंग सेंटर्स के लिए। साथ ही अप्लाई होती है 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग पर। तो कभी अगर रेड होगी भी तो नंबर्स तो छुपाए जा ही सकते हैं। और फिर बहुत से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कहते हैं कि वो अपने बच्चों को 9th क्लास से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराना चाहते हैं, इसलिए इस रूल से ऑन ग्राउंड कुछ चेंज नहीं हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हर एक स्टेक होल्डर अच्छे पैसे बना रहा है, लेकिन ये लूटे जा रहे हैं नॉर्मल सिटीजन से। कुछ हजार सीट्स के लिए लाखों लोग तैयारी करते हैं। तैयारी अपने आप में 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, और इसके सब ऑर्डिनेट्स जैसे हॉस्टल, पीजी, बुक्स, लाइब्रेरी, फूडिंग को ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर लाखों करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसलिए इस इंडस्ट्री को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ साथ गुड गवर्नेंस की जरूरत है। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट किया जाए, किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह नहीं। लेकिन गवर्नमेंट अगर बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस ला भी देती है तो क्या फायदा होगा? इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी? इसके लिए एक सोल्यूशन है। जिस तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोई कंप्लेन कर सकता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए और बहुत से केसेस में उसे न्याय भी मिलता है, उसी तरह एक स्टूडेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आनी चाहिए, जिसमें एक स्टूडेंट या उनके पेरेंट किसी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या किसी पीजी के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, हरासमेंट, ज्यादा फीस के लिए या फिर किसी मनमानी के लिए। पोर्टल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट की आइडेंटिटी अनोनिमस होनी चाहिए और कंप्लेन फाइलिंग प्रोसेस इजी होनी चाहिए। मैं जानता हूँ इससे फेक कंप्लेंट्स भी बढ़ेगी, लेकिन इंडिया में इतने सारे जॉबलेस लोग हैं। इंडियन गवर्नमेंट इस डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाकर इसे स्मूथली फंक्शन कर सकती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और स्टूडेंट्स को न्याय भी मिलेगा। और मुझे ये लगता है कि इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट्स कभी भी फेक कंप्लेंट्स नहीं करेंगे। इस सोल्यूशन को मैंने किसी एक्सपर्ट से डिस्कस नहीं किया, मेरे दिमाग में आया, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट इशू है, इंडिया के कुछ बड़े सिटीज में पॉपुलेशन ओवरबर्स्ट हो रही है। पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स, चाहे किसी को कॉलेज करना हो या फिर यूपीएससी, सारे के सारे दिल्ली में ही आ रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड बढ़ रही है। कोई भी सिटी एक लेवल तक ही पॉपुलेशन को अब्सॉर्ब कर सकती है, इसलिए इट्स हाई टाइम कि अब हम किसी और सिटी को भी एजुकेशन हब बनाने पर फोकस करें। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप पर इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।